Remember that when you talk about I.A. Richards, so I.A. Richards, when you go with this man, इसलिए आई ए रिचर्ड्स को लेकर के जब हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आई ए रिचर्ड्स का ही वाज बोर्न इन 1893, ही वाज बोर्न इन 1893, उनका जो जन्म हुआ है वो 1893 में हुआ है एंड ही डाइड इन 1979, 1979 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। कल मैं मैटर उसको नहीं भेज पाया था एफ आर लिविस का, लेकिन आज दोनों अभी साथ में ही मैं भेज दूंगा। तो आई एम टेलिंग यू अबाउट हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट आई ए रिचर्ड, वेल नोन क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी। ही वाज बोर्न इन 1893, 1893 में जन्म हुआ, 1979 में मौत हुई है। अगर इनका 1893 ईस्वी में जन्म हुआ है तो आप ध्यान में रखिएगा कि इस समय से समय के लोग हैं जब टी एस एलियट, आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लिविस, ये सब एक जमाने के लोग हैं। टी एस एलियट का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ है और उनकी मौत 1965 में हुई है, तो आसपास के। और आई ए रिचर्ड्स का जो पूरा फुल फॉर्म है आइवोर आर्म स्ट्रांग रिचर्ड्स, और वो ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं। आइवोर आर्म स्ट्रांग रिचर्ड, जिनका फुल फॉर्म क्या है, आइवोर, IVOR, आइवोर आर्म, ARM आर्म, STRONG, आइवोर आर्म स्ट्रांग रिचर्ड, जो कि क्या है, एक ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक थे। ही वॉज अ ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहा है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म रहा है, न्यू क्रिटिसिज्म की अगर मैं कहूँ कि जितने भी क्रिटिक्स थे, दोज हु कंट्रीब्यूटेड इन फ्लरिशिंग न्यू क्रिटिसिज्म, इन एस्टैब्लिशिंग न्यू क्रिटिसिज्म, इन द इमर्जेंस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, ही वाज वन ऑफ देम। जितने भी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा होगा उनमें से वो एक थे जो है। तो एक एक अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट पाएंगे तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है आइए रिचर्ड्स को लेकर के कि कंटेम्परेरी ऑफ टी एस एलियट, एफ आर लिविस, अ वेल नोन ब्रिटिश क्रिटिक, और जो ही वाज बोर्न इन 1893 एंड डाइड इन 1979। और उनका जो सबसे बड़ा जो जुड़ाव रहा है वह किससे रहा है, यू विल कम टू नो कि न्यू क्रिटिसिज्म की एक तरह से उन्होंने न्यू डाली। जितने भी लोग थे न्यू क्रिटिसिज्म की न्यू डालने वालों में, उनमें से वो एक रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जब आप जो है इनके बारे में बात करते हैं तो इनकी भी एजुकेशन वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई हुई है। और उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के में एफ आर लिविस का और विलियम इम्पसन का और कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े क्रिटिक्स भी थे, सब एक ही जगह। इसीलिए आप देखेंगे कि इनको कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में केवल इस वजह से कि वो सारे लोग एक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। ऐसे ही अगर आपको याद होगा जब व्हेन यू टॉक अबाउट रोमांटिक एज, तो रोमांटिक एज में वे पोएट जो लेक डिस्ट्रिक्ट से जुड़े थे उनको जो है क्या कहा जाता था, एक तरह से लेक पोएट्स कहा गया था, जिसमें रॉबर्ट सदे, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज जैसे बड़ा नाम आता है। ऐसे ही ये लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे एक और ग्रुप बना हुआ है जो लिटरेरी फिगर्स का ही रहा है, यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से, जहाँ की स्कॉलर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े थे और शेक्सपियर से वो लोग पहले आए हुए थे। तो यूनिवर्सिटीज के नाम पर भी कुछ रखे गए हैं जो एक जगह स्टडी किए या उससे जुड़े रहे। इस तरह की चीजें उसी में ही एक कड़ी या एक चीज, द पर्टिकुलर पॉइंट यू फाइंड, दैट इज व्हाट, दैट इज कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स जो रहे हैं उसमें। और उन्हीं में से एक नाम आई ए रिचर्ड्स का रहा है। ही वाज बोर्न इन 1893, डाइड इन 1979, a well-known British critic and contributed in the field of new criticism। न्यू क्रिटिसिज्म में उन्होंने वो किया है। दूसरा चीज आप ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटी उनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैगडालीन कॉलेज से हुई है। जो कॉलेज का नाम है उसका नाम है मैगडालीन कॉलेज, MAGDALENE, मैगडालीन कॉलेज से उनका हुआ है। और आई ए रिचर्ड्स की एक खासियत रही है कि आई ए रिचर्ड्स ने जब स्टडी किया, उनका एजुकेशन अपना पूरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आखिर लिटरेचर को एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है। लिटरेचर का रिलेशन साइकोलॉजी से है, लिटरेचर इज रिलेटेड टू रेटरी, लिटरेचर इज रिलेटेड टू फिलोसफी, तो लिटरेचर को क्यों सेपरेट करके पढ़ाया जाता है, यह एक उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। जो आपको और जगहों पे अभी जब मैं उनके वर्क की बात करूंगा, खासकर प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लेकर के, तो यू विल कम टू नो कि उसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। रिचर्ड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हुई हैं, खासकर उनका बुक्स मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो कि ये चीज पूछी जाती है। और रिचर्ड्स ने जो किताब लिखी हुई है उसमें से एक किताब है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो 1923 में आई है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, द नेम ऑफ द बुक इज
द मीनिंग ऑफ मीनिंग, एंड इट केम इन 1923। और ये जो किताब उन्होंने लिखा, ये सी के ओगडान करके एक और राइटर थे, क्रिटिक थे, सी के ओगडान के साथ मिलकर के लिखा, और रिचर्ड्स उसमें को आथर के रूप में थे। तो व्हाट आई वांट टू से कि आइए रिचर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो एक और अनदर क्रिटिक के साथ जो है एक जॉइंट वर्क था, एंड व्हाट वाज दैट, दैट वाज मीनिंग ऑफ मीनिंग। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, इट केम इन 1923, and you will come to know he wrote this book with whom, with सी के ओगडान। सी के ओगडान एक क्रिटिक है, उनके साथ उन्होंने लिखा। आइए रिचर्ड्स का एक इंडिविजुअल किताब जो आपके यहाँ सिलेबस में है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रहा है। यह जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रहा, यह 1924 में आई है। इसका डेट भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। बाकी मैं डिटेल में इस पर अभी बात करूंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में व्हाट डू यू फाइंड। इसके अलावा एक और उनका बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, दैट इज द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। एंड यू विल कम टू नो कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इट केम इन 1929, 1929 ईस्वी में आया हुआ है। So, Principles of Literary Criticism 1924 and Practical Criticism 1929, these are the, ये दो जो टू बुक्स रही हैं, ये काफी सिग्निफिकेंट रही हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इनके साथ खास करके जो सी के ओगडान, अभी हमने बात किया था, सी के ओगडान का पूरा नाम है चार्ल्स के ऑगडेन। जो सी से चार्ल्स, और के से के ए वाई, चार्ल्स के ऑगडेन, OGDEN। चार्ल्स के ऑगडेन के साथ उन्होंने जो है और भी काम किया था, खासकर बेसिक इंग्लिश को लेकर के उन्होंने काम किया था, लैंग्वेज बेसिक इंग्लिश को लेकर के। और कुछ उन्होंने वोकैब डेवलप किए थे, 850 वर्ड्स के कुछ वोकैब उन्होंने डेवलप किए थे, जो कि बहुत ज्यादा काफी फ्रूटफुल रहा है। प्राइमरी वोकैब वो सब था। तो एक नाम अगर कभी आता है कि उन्होंने किसके साथ मिल करके काम किया, तो सीके ऑगडेन के साथ। मैं आपसे यहाँ इतना पढ़ाने के बाद दो चीजें जानना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज ये मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से हुई है। उनकी एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जब उनकी एजुकेशन हुई, उसके बाद उन्होंने किस और क्रिटिक के साथ मिल करके काम किया है। सी के ऑगडन के साथ उन्होंने मिल करके काम किया, या दैट्स गुड। सी के ऑगडन के साथ उन्होंने मिल करके एक किताब निकाला था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? मीनिंग ऑफ मीनिंग। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो 1923 में आई है। और उसके बाद उनका इंडिविजुअल वर्क चलता है, जो उनका इंडिविजुअल वर्क था उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो आपके यहाँ सिलेबस में है, उसका क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये कब आया हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? और सेकेंड इंपॉर्टेंट किताब रहा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, वो कब आई है? 1929 में। या यू विल कम टू नो कि जो सीके ऑगडेन रहे हैं, इन्होंने ग्रामर पर भी या कुछ इंग्लिश ग्रामर पर भी या वोकैब पर काम किया है, जिसको मैंने बताया था बेसिक इंग्लिश, उस पे उन्होंने काम किया हुआ था। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट। और उन दोनों चीजों में आप ये देखेंगे कि एक तो मैंने आपको ये बताया कि सीके ओगडॉन जो है, उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को लेकर के उनका कंट्रीब्यूशन था। जब न्यू क्रिटिसिज्म आया, तो न्यू क्रिटिसिज्म को इस्टेब्लिश करने में, उसकी थियरीज को कंट्रीब्यूट करने, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। हियर आई वांट टू टेल यू, and that's highly significant. And what is that point ki when you come to know about this particular ki C.K. Ogden, I.A. Richards, T.S. Eliot, and so many other poets, तो critics, you will come to know उन सबका एक अपना एक चीज जरूर रहा है। जब आप न्यू क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो न्यू क्रिटिसिज्म में कल भी मैंने आपको बताया था, पांच चीजों को हमें ध्यान में रखना, और वही पांच चीजें आपको, पांच छह पॉइंट्स ऐसे हैं विच वी हैव टू बी, विच वी हैव टू रिमेम्बर, विच वी हैव टू फॉलो। एक पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग? क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जब भी आप बात करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यू क्रिटिक से कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को जो आप पढ़ रहे हैं, उसको आपको एक्सप्लिकेट करना है, रिवील करना है, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट।
उसका मीनिंग आपको पाने की कोशिश करना है। और वो मीनिंग आप कब पाएंगे? यू विल कम टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, स्पेशली पोयम। उन्होंने जो बात की पोयम को लेके बात की, ड्रामा नॉवेल को लेकर के उन्होंने नहीं बात किया। उन्होंने कहा कि जब आप पोयम की स्टडी कर रहे हैं तो पोयम की स्टडी करते समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट होना चाहिए, दूसरा आपको जो चीज स्टडी का तरीका होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? स्लो रीडिंग, क्लोज रीडिंग। और उस क्लोज रीडिंग के लिए आपको स्लो प्रोसेस ऑफ रीडिंग यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू गो। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि आप जब भी इस तरह की चीजों को लीजिएगा तो आपको पोयम का फॉर्मल स्टडी करना। व्हाट टाइप ऑफ स्टडी ऑफ द पोयम? formal study of the poem. And this formal study means there are the two important points कि what has been said and how has been said, क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है। तो जो क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है इसको समझने के लिए यह जरूरी है कि उन्होंने जिस पर जोर दिया वो किस चीज पर उन्होंने जोर दिया? उन्होंने फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम पर जोर दिया। एंड व्हाट इज द फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम? Formal study of the poem means we should try to know कि in what way the poem has been presented, स्पेशली पोयम का जो है वर्स, पोयम का रिदम, पोयम का मीटर, पोयम का टोन, पोयम का सेटिंग, पोयम की तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने बात किया कि इस पर ये न्यू क्रिटिक्स। लेकिन ये न्यू क्रिटिक्स जो लोग ये बात करते हैं उससे पहले आइए रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इसको लेकर के उन्होंने बात किया था। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि जो न्यू क्रिटिक्स है उन्होंने किस पर बात किया है? पोइट्री को लेकर के बात किया। पोइट्री की स्टडी के लिए उन्होंने कहा कि क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट होना चाहिए। दूसरा चीज उन्होंने कहा एक्सप्लिकेशन होना चाहिए। एक्सप्लिकेशन मीन्स रिवील करना है हमें जो है। वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, वी कांट गेट द रियल मीनिंग बट वी कैन रीच नियर द मीनिंग। हम रियल मीनिंग तो नहीं पा सकते हैं लेकिन हम मीनिंग के नजदीक पहुंच सकते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि द पार्टिकुलर पोयम विच यू आर स्टडिंग और रीडिंग उसमें मल्टीपल मीनिंग है। और मल्टीपल मीनिंग में ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि विच मीनिंग इज राइट एंड विच मीनिंग इज रॉन्ग। तो मीनिंग को समझने के लिए उन्होंने इस पर जोर दिया कि हमें कौन सी मीनिंग को एडॉप्ट करना, हमें मल्टीपल मीनिंग को लेकर के चलना है। और जब मल्टीपल मीनिंग का होगा तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट की जरूरत है। सो यू विल कम टू नो कि दीज थिंग्स से वी फाइंड कि क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्सप्लिकेशन। और इसके अलावा स्लो प्रोसेस ऑफ रीडिंग और फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोएम। व्हाट टाइप ऑफ स्टडी? फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोएम। पोएम का हमें फॉर्मल स्टडी करना है। तो इस सब, और दूसरा चीज उन्होंने कहा वर्ड्स ऑन द पेज, जो कुछ भी है वो सब क्या है? वर्ड्स ऑन द पेज ही है, उसके आगे कोई भी नहीं। वट एवर इज रिटेन वही इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर आपको नहीं। इसका मतलब उन्होंने क्या किया? दे निग्लेक्टेड द बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ द ऑथर। और पोयम का रिलेशन यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से रिलेशनशिप ऑफ द पोयम, रिलेशनशिप ऑफ द पोयम विद द पोएट एंड रिलेशनशिप ऑफ द पोयम द पर्टिकुलर एज इन विच इट वाज रिटन या इन विच इट वाज बॉर्न। उस तरह के रिलेशनशिप को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो टेक्स्ट है वह अपने में क्या है? ऑटोनॉमस इंटिटी है, सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट। वर्ड्स ऑन द पेज, ऑटोनॉमस इंटिटी, सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें हैं वही अपने में पर्याप्त है, उसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये जो बातें न्यू क्रिटिसिज्म में होती है, इसकी अगर बात कहा जाए, इसकी आधारशिला अगर किसी ने रखी है तो द क्रेडिट गोज टू आई ए रिचर्ड। आई ए रिचर्ड्स का दो चीज आपके यहाँ है। एक तो आपके यहाँ कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, दूसरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लेके बात करता हूँ। जो उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो उन्होंने शुरुआत किया वह एक तरह का साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पोयम है या फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम। यू कैन जस्ट राइट डाउन कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो आपका उनका टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में उन्होंने क्या किया है? एक नए ढंग से पोइट्री की स्टडी का तरीका बताया। वह क्या था? दैट वाज द मैकेनिकल स्टडी ऑफ द पोयम, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पोयम या फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम। जो ट्रेडिशनल स्टडी था कि कोई एक टीचर आया, उस टीचर ने कहा इसकी ये मीनिंग निकल रही है और लड़के ने वही सोचा, उसके आगे नहीं सोचा जा सकता है, इस तरह के दरवाजे को उन्होंने बंद कर दिया। यू विल कम टू नो उन्होंने किस पर बात की? उन्होंने फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम पर बात किया है।
उन्होंने का मतलब किसने, आई ए रिचर्ड्स ने। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू ओनली वन पॉइंट की when you talk about the formal study of the poem, when you talk about the mechanical study of the poem, when you talk about the scientific study of the poem, ultimately the credit goes to whom? The credit goes to I.A. Richards। आइए रिचर्ड्स ने बताया कि आप अभी तक जो केवल इस पर बात करते थे, व्हाट हैज बीन सेड, इतना ही नहीं बल्कि इसके आगे भी आपको बात करनी, हाउ हैज बीन सेड। और ये चीज उन्होंने क्या किया था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे उस पर उन्होंने उसको अप्लाई किया। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपनी क्लास को एक लेबोरेटरी बना डाली, और उस लेबोरेटरी में ही एक्सपेरिमेंटेड, टेकिंग सम पोयम्स, या पीसेज ऑफ द पोयम। या तो उन्होंने कुछ पोयम को लिया, या उन्होंने पीसेज ऑफ द पोयम को लिया, और उन्होंने क्या किया, ही एक्सपेरिमेंटेड या ही डिड सम न्यू थिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उन्होंने क्या किया कि जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनको पोयम को दिया और कहा कि यू हैव टू रीड इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग। जब फाइंड आउट उन्होंने मीनिंग करने की बात कही तो उसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि अबाउट द पोएट नहीं था, और पोयम की टाइटिल को लेकर के, मतलब उन्होंने एक प्लेन दिया कि प्लेन पेपर पे या कुछ ऐसे भी उन्होंने कहा कि यू हैव टू रीड दिस पोयम, और ना तो उस पे आथर का नाम था, ना तो पोएट का नाम था, ना तो पोयम का टाइटल था। लड़के जब पढ़ करके आए, व्हेन दे स्टडीड दैट पोयम इंडिविजुअली, and when they came in the classroom, I Richards asked, what did you find? What did you come to know? Then you will come to know कि what were the students there। उन्होंने सभी ने अपने अपने ढंग से उसको एक्सप्लेन किया, और सब लगा कि सब अलग अलग ढंग से जा रहे, कोई एक मीनिंग वहां पे नहीं निकल रहा था, कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं निकल रहा था कि बस यही जो है अब्सोल्यूट मीनिंग है, यही एकदम ट्रांसीडेंटल ट्रूथ है, बल्कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन। तो यू विल कम टू नो कि यह पहला एक ऐसा तरीका था जो एक्सपेरिमेंट किया गया कि पोयम जो है, अभी तक जो ये कहा जाता था कि इन द क्लासरूम देयर विल बी अ टीचर एंड द टीचर विल से कि पोएट हैज सेड दिस, पोएट हैज सेड दैट, all these things you will come to know, no not at all। what happened that कि उन्होंने जो टीचर का काम था वो छोड़ दिए, सारा चीज किसके ऊपर दे दिया, स्टूडेंट को दे दिया। और उन्होंने कहा कि माई जॉब इज ओनली व्हाट, माई जॉब इज ओनली टू गिव दिस पोयम, दिस पीस ऑफ लिटरेचर, दिस पोयम, ये उन्होंने दिया। और देन सेड कि रीड इट, आफ्टर रीडिंग कम एंड टेल मी व्हाट द मीनिंग डिड यू गेट, कि आपको क्या मिला। जब स्टूडेंट्स आते सबने अलग अलग मीनिंग बताई, सब हो सकता है सबने बताया कि जहाँ पे ही आया होगा, जहाँ पे शी आया होगा, वे लोग ये जरूर कहेंगे कि इसमें किसी औरत के बारे में, इसमें किसी आदमी के बारे में बात हो रही है। बट यू विल कम टू नो, नो नॉट एट ऑल, कि अल्टीमेटली व्हाट यू विल कम टू नो, यू विल कम टू नो कि वहां पे जितना भी चीजें रहा है, यू विल कम टू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल फाइंड या मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल कम टू नो कि जितनी भी चीजें रही है वे सारी की सारी चीजें एक चीज नजर आती है। वह चीजें क्या होती है कि ही फाउंड अ न्यू मेथड, ही ब्रॉट अ न्यू मेथड कि हाउ टू इंटरप्रेट द पोयम। तो इस तरह से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कि पोयम को आपको व्यवहारिक ढंग से समझना, थ्योरेटिकल ढंग से केवल नहीं, कि इट हैज बीन सेड, प्रैक्टिकली उन्होंने उस काम को किया, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। द वर्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू कि यू if you want to understand the poem, if you want to interpret the poem, practically you have to go, that is what the scientific method, mechanical method, made a laboratory, experimented, found his student and shared his views with his student, and he also came to know कि what do you think about the poem। इस तरह की चीजें हम वहां पर पाते हैं, इस तरह की चीजें वहां पे बात होती है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस पोएम, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में एक उन्होंने ये बात बताई। लेकिन जब भी आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म समझना है या उसकी चीजों को, तो उसके सर्टेन पॉइंट्स हैं। मैंने बताया उसके मेजर तौर पे दो तरह का पॉइंट है, और ये चीज वहां पर भी रहा है। एक तो चीज ये है कि व्हाट हैज बीन सेड, दूसरा चीज है हाउ हैज बीन सेड। व्हाट हैज बीन सेड का मतलब कि द कंटेंट ऑफ द पोयम, और जो कंटेंट ऑफ द पोयम है कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट पर आपको बहुत ज्यादा बात नहीं करना है। वट एवर यू वॉन्ट टू से, वट एवर यू वॉन्ट टू यू हैव टू गो विद probably, it seems, perhaps,
कि राइटर ये कहना चाहता है, इनके बारे में बात कर रहा है, एंड देयर इज अ मल्टीपल मीनिंग, यू कांट गेट द फाइनल मीनिंग, यू कैन रीच नियर द मीनिंग, यू डोंट नो द इंटेंशन ऑफ द ऑथर। कोई भी आदमी पोएट की इंटेंशन को समझ ही नहीं सकता कि पोएट ये कहना चाहता था, इसके अलावा और कोई चीज नहीं कहना चाहता। नो, नॉट एट ऑल। पोएट का जो इंटेंशन है वह जरूरी नहीं कि वही है, पोएट का इंटेंशन अलग भी हो सकता है, तो उसका एक फाइनल इंटेंशन आप नहीं जान सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें आप वहां पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कुछ चीजों को लेकर के आप और चीजें समझ सकते हैं। जैसे उसमें स्टाइल कैसे यूज की गई है, उसका पोएट का टोन क्या रहा है, उन्होंने टोन के बारे में भी बात किया, उन्होंने स्टाइल के बारे में भी बात किया है, उन्होंने लैंग्वेज को, डिक्शन को लेकर के बात किया है, उन्होंने मेटाफर को लेकर के बात किया है, लैंग्वेज को लेकर के बात किया है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट, स्पेशली व्हेन यू गो, so you have to go with these points ki when you talk about I.A. Richards, especially practical criticism, then in practical criticism what the points you have to take? Practical criticism, it's a text that came in 1929, और इसमें जो बातें उन्होंने कही, सबसे पहले इसको उन्होंने कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पर अप्लाई किया। एंड व्हाट ही डिड, he took some pieces of the literature or poem and gave distributed among his students and said that कि read this poem and you will come to know कि जब वो पोयम पढ़ करके आते हैं, जब वो चीजें ले करके आते हैं, और तब उन्होंने बच्चों से पूछना शुरू किया कि व्हाट डू यू फाइंड इन दिस पोयम, तो जितने भी बच्चे थे सबने अलग अलग आंसर दिया, तो उनको लगा अरे ये तो क्यों डिफरेंट वे में जा रहा है। तब उनको लगा नहीं, एक नया तरीका भी जो है पोयम की इंटरप्रिटेशन का हो सकता है, कि पोयम में जो मैं सोचता हूँ, कि जो मैं सोचूं यही सत्य है, यह गलत है। देर इज अनदर वे, कि जो यू सोच रहा वह भी सही है, जो आई सोच रहा वह भी सही है, जो ही सोच रहा वह भी सही, जो शी सोच रही है वह भी सही है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने ये कहा कहा कि वेन एवर यू इंटरप्रेट द पोयम यू कांट गेट द फाइनल मीनिंग, यू कैन रीच नियर द मीनिंग, you don't know the intention of the poet, ki what the poet wants to say, why did he write the poem, what was the intention of the poet behind writing the poem, no, not at all, we can't find at all, we can't get at all। लेकिन उन्होंने कहा कुछ चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं, वह की चीज क्या है, फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम। कौन सी चीज है, फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम। दूसरा चीज उन्होंने कहा फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम के अलावा एक और चीज, कि हाउ हैज बीन सेड। तो फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम में हमें क्या देखना है, फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम में हमें ये देखना है कि जो पोयम है वो किस फॉर्म में कंपोज की गई है। पोयम हैज बीन कंपोज बट व्हाट द फॉर्म, ये लिरिक में है, सोनेट में है, बैलेट में है, एलिजी में है, एपिक में है, मॉक एपिक में है। ये आपका क्या है, पोयम का फॉर्म, पोयम का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, वो किसी ना किसी फॉर्म में लिखी गई होगी, इडल में है, सोनेट में है, किस फॉर्म में लिखी गई है। दूसरा चीज हमें ये देखना चाहिए कि उसको लिखने के लिए क्या वर्ड्स का यूज किया गया, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स हैज बीन यूज्ड, ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया, फ्री वर्ड्स का यूज किया गया, हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है। तीसरा चीज हमें मीटर को देखना चाहिए, कि हमेशा पोयम कोई भी होती है वह मीटर में होती है, तो वह किस मीटर में लिखी गई है, आयाम्बिक पेंटामीटर में है, आपका ट्रॉकेइक मीटर में है, डेक्टिलिक में है, एनापेस्टिक में है, या जो भी मीटर या हीरोइक मीटर में किस में। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए उसका वर्स फॉर्म क्या है, किस वर्स फॉर्म में लिखी गई है, इज इट रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, हीरोइक कपलेट, फ्री वर्ड्स, वर्स फॉर्म भी हमें देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरह का सिंबल यूज किया गया है, कैसी इमेज यूज की गई है, विजुअल है, ऑडिटरी है, गस्टेटरी है, या जो है, आर यू गेटिंग माई वॉइस, आर यू गेटिंग माई वॉइस? या एक्चुअली it was showing कि unstable network। Yeah, okay, okay. Then you should try to find out ki what do you find other things, ki what other things you find, formal study of the poem, practical criticism। तो उन्होंने इस पर बात की, आपको अदर क्या चीज देखना है, उसका सिंबल देखना है, उसका इमेज देखना है, उसका रिदम देखना है, उसका टोन देखना है, उसका सेटिंग देखना है, उसका साउंड देखना है, कैकोफोनी है, इयोफोनी है, हार्श टोन है, स्वीट साउंड है, ऑल दीज थिंग्स यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि सेटिंग कहाँ पर है, कंट्री साइड सेटिंग है, रूरल सेटिंग है, कहाँ के बारे में बात करते हैं, अर्बन सेटिंग है। अगर आप देखेंगे लव सॉन्ग आप जो एल्फ्रेड प्रूफ्राक को लेंगे तो क्या कहते हैं कि लेट अस गो यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। नैरो स्ट्रीट्स की बात करते हैं, होटल की बात करते हैं, फॉग की बात करते हैं, तो होटल हुआ, फॉग हुआ, नैरो स्ट्रीट हुआ। यह सिंबल देता है कि वह जो है किसी टाउन एरिया में, जहाँ जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है उसकी बात करते हैं। द वेस्टलैंड की आप बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि
उन्होंने कहा टेम्स रिवर की बात की है, लंदन ब्रिज की बात की है, तो इसका मतलब मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी की। तो ये जो जो वो चीजें, ये सब आप कहाँ से पा रहे हैं? उसी पोयम से ही तो निकाल के लाके आ रहे हैं ना। उसको उन्होंने कहा कि आपको सेटिंग पर जाना पड़ेगा, आपको उसका पोएट का टोन देखना पड़ेगा। पोएट का टोन, अगर मैं द वेस्टलैंड की बात करूं तो टोन आपको क्या, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अगर आप इस तरह से बोलते हैं तो आपको खुद पता चलता है टोन की, आपका एंग्री मूड है, आप ये आप समथिंग ऐसा लगता है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक अनरेस्ट है, एंजाइटी है, एक आपका सिस्टम के खिलाफ आप कुछ कहना चाहते हैं, परहैप्स वो जब आप डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि कैसे। लेकिन आप, उन्होंने कहा टोन भी कुछ कहता है, टोन आल्सो गिव्स सम मीनिंग, सेटिंग ऑफ द पोएम आल्सो टेल्स यू समथिंग, साउंड ऑफ द पोएम आल्सो टेल्स यू समथिंग, कि वेदर द पोएट इज इन हैप्पी मूड या वेदर द पोएट इज इन सारोफुल मूड। हैप्पी मूड में होगा तो उस वो ज्यादातर जो जो वर्ड यूज किया होगा यूफोनी होगा, साउंड जो निकलेगा यूफोनी होगा, अदरवाइज कैकोफोनी होगा। रिदम की उन्होंने बात की, बीट ऑफ वर्ड्स कैसे होता है, मार्शल रिदम है, वर्ड लाइक रिदम है। और उसके अलावा जो है, अगर वह जो है मेलंकलिक मूड में है तो उसका जो रिदम होगा थोड़ा सा स्लो होगा, कहीं पे वार लाइक होगा, फास्ट रिदम होगा। अगर थोड़ा सा एक्साइटेड होगा, पैशनेट होगा तो रिदम और फास्ट होगा। इस तरह की चीजें, खासकर अगर आप देखिएगा जो पोयम आपने पढ़ा हुआ है प्रास्पी के, जिसमें कहते हैं फियर डेट टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, तो जो उसका रिदम है कितना तेजी के साथ चलता है। तो इस पर आपको बात करना पड़ेगा। राइम पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, मास्कुलिन राइम पैटर्न है, फेमिनिन राइम पैटर्न है, ट्रिपल राइम पैटर्न है, व्हाट टाइप ऑफ राइम पैटर्न डू यू फाइंड, उस पर आपको बात करनी पड़ेगी। बात करने का मतलब ये सब चीजें हैं। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब उन्होंने पोयम के इंटरप्रिटेशन के लिए एक नई अवधारणा विकसित की, एक नया तरीका उन्होंने लाया जो है, जो एक बहुत, इसीलिए वो सिलेबस में रखा गया है। उन्होंने डिक्शन की, जैसे डिक्शन हमें पता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन डिक्शन में भी रूरल डिक्शन, अर्बन डिक्शन। तो जो रूरल डिक्शन है, अर्बन डिक्शन है, ये चीज हम लोगों को जब बताया गया कि जब पोयम सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें बहुत ज्यादा एल्यूजन ना हो, मिथ ना हो, रेफरेंसेस ना हो, या पोयम का बहुत ज्यादा मल्टीपल मीनिंग ना निकल रहा हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ना हो, एब्रप्ट स्टार्टिंग ना हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, रूरल डिक्शन होता है। लेकिन यही सब चीजें जब और देखने को मिलता है कि उसमें मिथ है, एल्यूजन है, रेफरेंसेस है, स्पेशली द वेस्ट लैंड, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक एक लाइन को पढ़ने में कितना उसका सेंस, तो वह जो है अर्बन डिक्शन हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो इसके अलावा आपको और तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमें देखना पड़ता है प्रैक्टिकल। तो उनका जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, यह एक साइंटिफिक मेथड है कि हाउ टू रीड द पोयम, हाउ टू ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द पोयम, हाउ टू इंटरप्रेट द पोयम। मेरे शब्दों को ध्यान में रखिएगा, पोयम को कैसे पढ़ा जाए, पोयम को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, पोयम की मीनिंग को कैसे गेटअप किया जाए, इसका जो तरीका उन्होंने बताया, ये तरीका उन्होंने किसमें बताया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में बताया। स्पेशली फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम। फॉर्मल स्टडी का मतलब यह है कि पोयम में दो चीजें, जैसे अगर मैं मान के चलूं कि जो मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर एक पोइट्री है, तो जो अगर ये जो पोइट्री है, तो जो इस शरीर जो बाह्य रूप से दिखाई पड़ रहा है, यह फॉर्म है, यह फॉर्म है, जिसमें उसके कई आर्गन्स है। और अंदर इस बॉडी में जो अंदर है, जो सोल है, यह कंटेंट है। कंटेंट मतलब सब्जेक्ट मैटर, किसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है, ये सब तो कंटेंट है। लेकिन उन्होंने कहा कंटेंट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्म है, फॉर्मल स्टडी। इसके पहले पोयम की जो व्याख्या, जो इंटरप्रिटेशन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के आने से पहले जो मीनिंग निकाली जाती थी, वह एक ही होती थी, वह डेफिनिट मीनिंग, उसके आगे लोग नहीं जाते थे, उस पर कोई आगे सबका सब, उसमें सीधे पोएट से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मल्टीपल मीनिंग की बात होने लगी, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट की बात होने लगी, वर्ड्स ऑन द पेज की बात होने लगी, ऑटोनॉमस इंटिटी की बात होने लगी, सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट की बात होने लगी, जो बाद में हमें न्यू क्रिटिसिज्म में भी देखने को मिलता है। तो आप ये देखेंगे इस तरह की चीजें रही है। उन्होंने मेटाफर को लेकर के बात किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो मेटाफर का, वी ऑल यूज मेटाफर, मेटाफोरिकल लैंग्वेज। और ये जो मेटाफोरिकल लैंग्वेज होता है, यह आसान नहीं होता समझना। मेटाफोरिकल लैंग्वेज अनडाउटली हमारी चीजों को ब्यूटीफुल बना देता है, लेकिन वह चीजें क्या करता है, काफी ज्यादा जो है उसकी मीनिंग को समझना आसान नहीं, इसीलिए वो मल्टीपल मीनिंग की बात करते हैं, वो लैंग्वेज की बात करते हैं। जब वो लैंग्वेज की बात करते हैं तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही लैंग्वेज को लेकर, कि लैंग्वेज दो तरह से होता है, एक आपका साइंटिफिक लैंग्वेज होता है और एक आपका रिफरेंशियल लैंग्वेज होता है।
साइंटिफिक लैंग्वेज आपका डिक्शनरी लैंग्वेज या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। जो डिक्शनरी लैंग्वेज है वही साइंटिफिक है, वही कम्युनिकेटिव है। लेकिन जो आपका रिफरेंशियल लैंग्वेज है वो एक तरह से फिगुरेटिव लैंग्वेज है। उन्होंने लैंग्वेज को भी लेकर के बात किया। और ये जो उन्होंने लैंग्वेज को जो लेकर के उन्होंने बात किया है, यू विल कम टू नो कि उन्होंने जो लैंग्वेज को लेकर के बात किया है, लैंग्वेज में उन्होंने ज्यादातर जो इम्पोर्टेंस दिया लैंग्वेज को खास करके, ये उन्होंने जो बात किया प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में लेकर के वो बात करते हैं, मेटाफर को लेकर के उन्होंने इसमें बात किया। और प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने ये चीज बताने की कोशिश की कि व्हाट आर द वेज या हाउ यू कैन इस्टेब्लिश नॉर्म्स क्या है चीजों को समझने के लिए। मेटाफर है, फिगुरेटिव लैंग्वेज है, डिक्शन है, टोन है, जो वहां पर। और एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब आप इनको बात करते हैं, खास करके इनकी पोयम्स को या इनके जो तरीके हैं समझने, नॉट पोयम्स, इनका जो क्रिटिकल वर्क्स है, तो जब ये न्यू क्रिटिसिज्म पर बात करते हैं तो न्यू क्रिटिसिज्म की को लाने पर इन्होंने कहा कि एक चीज इन्होंने सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट काम किया, वह काम इन्होंने ये किया है कि बायोग्राफिकल स्टडी जो आथर का होता था और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता था पोएम को समझने का, दो शब्द ध्यान में रखिएगा, बायोग्राफिकल स्टडी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जो एक ऐतिहासिक नजरिया की पोयम इस एज में आई होगी, वह एज ऐसा रहा होगा, उस एज में ये घटनाएं हुई होगी, तब पोएट ने इसको लिखा होगा। इन्होंने कहा ये दो बातें नहीं होना चाहिए। इसको उन्होंने बिल्कुल उन्होंने किनारे लगाया, उसको उन्होंने मना किया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और उसको लेकर के। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज भी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर उन्होंने इसको अप्लाई किया है, कब, किस पर, अंडर ग्रेजुएट पीजी के स्टूडेंट पर नहीं। उन्होंने 13 पोयम ली थी, 13 पोयम ली थी। उस 13 पोयम में 4 पोयम माइनर थी, बाकी 9 पोयम ठीक ठाक अच्छी पोयम थी। उस 13 पोयम्स को लेकर के ये बात, ये चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगा। उसमें एक राइटर लॉन्ग फेलो करके रहे, उनकी भी पोयम थी जो अच्छी पोयम मानी जाती, उसको लेकर उन्होंने बात की, उसको अप्लाई किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी बातें मैंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लेकर के बताई है, वो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? मे आई नो द रिस्पॉन्स ऑफ एनीवन? अमित भाई, अमित भाई। जी। हाँ, आपने थोड़ा सा लेट में ज्वाइन किया है, लेकिन जब से कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पढ़ा रहे हैं तो आपने उसको ज्वाइन कर लिया था। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। नाउ वैभव भाई भी है, वैभव भाई। ओके ओके, दैट्स गुड। सो मैं आपको फिर से, मैं आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ, आप लोगों के शब्दों में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो टेक्स्ट है कब आया है? शिशिर 1929 में आया है। जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, इसमें जो है किस पर ज्यादा फोकस किया गया है, कंटेंट पर या फॉर्म पर? हाँ, फॉर्म पर। जब आप फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म में कौन सा चीज आता है, व्हाट हैज बीन सेड या हाउ हैज बीन सेड? या दैट्स गुड, हाउ हैज बीन सेड। फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोएम। और जब आप फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम की बात करते हैं तो इसका मतलब कि आपका क्या, इसका मतलब द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पोयम, आउटर अपीयरेंस ऑफ द पोयम, हाउ द पोयम हैज बीन डिजाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम। और जो जो पोयम वो कैसे डिजाइन की गई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पोयम को की जो डिजाइन है, पोयम का जो स्ट्रक्चर है, उसको समझने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ड्स मैंने बताया था, मीटर बताया था, और फॉर्म ऑफ द पोयम बताया था। मैंने आपको टोन बताया था, स्टाइल बताया था। स्टाइल में भी तीन इंपॉर्टेंट रहा है, नैरेटिव स्टाइल, रिफ्लेक्टिव स्टाइल, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। ये तमाम चीजें, कुछ देखिए इसमें से कुछ बातें तो आइए रिचर्ड्स ने कही है, लेकिन कुछ बाद में और जुड़ती चली गई है। उसमें लैंग्वेज को लेकर के मैंने बात किया कि लैंग्वेज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आइए रिचर्ड्स ने जो लैंग्वेज को लेकर बात किया है, वो कितनी तरह की लैंग्वेज की बात करते हैं? ये रिफरेंशियल और इमोटिव लैंग्वेज, रिफरेंशियल और इमोटिव लैंग्वेज।
जो जो रिफरेंशियल या फिगरेटिव, या जस्ट आई एम टेलिंग यू, रिफरेंशियल इमोटिव लैंग्वेज, डिड ही आल्सो टॉक अबाउट साइंटिफिक रिफरेंशियल आर इमोटिव या रिफरेंशियल एंड इमोटिव? खुशबू जी, referential and emotive. What is the difference between referential and emotive language? What is the difference? Remember that ki when you talk about emotive language, this particular language, it refers to what? It refers to ultimately, that is what ki emotive language, it refers to that it has multiple meaning. You are talking in the light of something, symbolic हुआ, image हुआ, metaphor हुआ, figures of speech या figurative language हुआ, वहां पर आप बात कर रहे हैं। मैंने आपको जो बताया था कि उन्होंने कहा कि साइंटिफिक लैंग्वेज या उसी का डिक्शनरी मीनिंग होता है, या वही आपका जो है क्या है कि इफ व्हाट आई यूज इन आवर ओन वर्ड प्रोजाइक लैंग्वेज आर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, ये चीज रहा है। उसके अलावा उसी चीज को आप रिफरेंशियल लैंग्वेज, और दूसरा जो आपका इमोटिव लैंग्वेज है, दैट इज व्हाट इमोटिव लैंग्वेज, दैट पर्टिकुलर इमोटिव लैंग्वेज इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू कनोटेटिव, इट कनोट समथिंग, कनोटेटिव। अगर आपको याद होगा इसके पहले डिनोटेटिव, सेकेंडरी मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग, इसके पहले बात हुई थी डिनोटेटिव और कनोटेटिव। डिनोटेटिव का मतलब जो प्राइमरी मीनिंग केवल लेके चलता है, जिसमें केवल और केवल डिक्शनरी मीनिंग निकलती है, उसको हम डिनोटेटिव कहते हैं। कनोटेटिव जो आपका वह इमोटिव भी है, जो सेकेंडरी मीनिंग भी लेकर के चलता है, उसको उसमें बात होती है। इतना उन्होंने बात किया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इन्होंने अप्लाई किया था अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पर। हाउ मेनी पोएम्स ही हैज टेकन? 13 पोएम्स में कितना माइनर रही है? 4 माइनर रही है। दैट्स गुड, 4 माइनर रही है। जब ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लेकर के आते हैं तो इन्होंने दो चीजों को डिसरिगार्ड कर दिया था। वह दो चीजें कौन सी हैं जो अभी मैंने वर्ड यूज किया था? बायोग्राफिकल स्टडी एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। व्हाट आर दीज टू थिंग्स? कि जब भी पोयम का इंटरप्रिटेशन करना है तो उसमें बायोग्राफिकल स्टडी नहीं लाना है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं लाना है। लाना क्या क्या चीजें हैं? क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, स्लो प्रोसेस ऑफ रीडिंग, ऑटोनॉमस इंटिटी, और उसके अलावा सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट, जितना भी चीजें आउटर अपीयरेंस ऑफ द पोयम है उसको लेकर के बात करनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जो उनका टेक्स्ट है, जो हाईली सिग्निफिकेंट है, एंड यू विल कम टू नो कि ये 1924 में आता है। तो उसमें जैसा नाम ही उसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट द प्रिंसिपल्स वी हैव। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेचर की को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास क्या प्रिंसिपल्स है, क्या हमने तरीका अडॉप्ट किया, उसको लेकर के वो बात करते हैं। जिसमें उन्होंने, मैंने बताया, लैंग्वेज को लेकर के उन्होंने बात किया है, मेटाफर को लेकर के बात किया है, फिगर्स ऑफ स्पीच को उन्होंने लेके बात किया है, टोन को लेकर के बात किया है। ऑल दीज थिंग्स, ये चीजें उन्होंने उसमें इस्टेब्लिश की हुई है। इसके अलावा आपको उनसे रिलेटेड कुछ और मैं फैक्ट बता दूं कि इनकी जो मौत हुई है 1979 में हुई है, और वो उस समय उनकी मौत हुई है जब वो चाइना से वापस आ रहे थे। चाइना में वो लेक्चर देने गए थे, क्योंकि चाइना की यूनिवर्सिटी से उनको वहाँ पे वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो कैम्ब्रिज में उनकी मौत होती है। तो रिचर्ड डाइड इन 1979 when he was returning from China after delivering a lecture, but died इन कैम्ब्रिज। दूसरा पॉइंट कि उनकी जो मैरिज हुई थी 1926 में हुई थी डोरोथी पाइली से। डोरोथी पाइली एक रही है, उनके साथ उनकी मैरिज हुई थी। और उनकी मुलाकात इस लेडी से उस समय हुई थी जब वो माउंटेनियरिंग कर रहे थे, या क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग के हॉलीडे पर गए हुए थे, तो वेल्स में उनकी मुलाकात उनसे हुई थी। तो मैरिज का कब हुई है? 1926 ईस्वी में हुई थी। उस लेडी का क्या नाम है? डोरोथी पाइली। लेडी का नाम है डोरोथी पाइली, DOROTHY, पाइली PILLEY। इस लेडी से उनकी मुलाकात हुई थी, और जब वो जो है कहाँ पे गए थे, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए वहां पे गए थे।
रिचर्ड को का एक ये है कि रिचर्ड ने चाइना में सर्विस अपनी काफी ज्यादा दी है, और वो वहाँ पे बेसिक इंग्लिश और पोइट्री पढ़ाते थे। और सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है चाइना में, वहाँ पे वो उसको पढ़ाते थे। तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना में वो अपॉइंटेड थे, वहाँ पे बीजिंग बीजिंग चाइना में। और इसके अलावा वो डायरेक्टर भी रहे हैं आर्थोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना में भी वो डायरेक्टर रहे। ऑल दीज पॉइंट्स यू विल कम टू नो। अभी पीडीएफ फाइल जब मैं भेजूंगा तो आपको मिल जाएगा। उनके कुछ और वर्क्स रहे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो कॉम्प्लीमेंटेरीज रहा है जो 1976 में आता है। पोइट्रीज 1974 में आया है। बियॉन्ड, ये सब क्रिटिकल वर्क है। 1974 में बियॉन्ड आता है। स्पीकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स 1955 में आता है। तमाम वर्क है, लेकिन हमें दो तीन वर्क का नाम ध्यान में रखना है। सबसे पहला वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में। दूसरा वर्क उनका रहा प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में। एक और उनका वर्क था द मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो सी के ओगडेन के साथ उन्होंने लिखा 1923 में। एक और उनका वर्क रहा है, आ, आप ये देखेंगे कि साइंस एंड पोइट्री 1926 में आती है। बाद में वह रिवाइज करके भी आती है, पोइट्रीज एंड साइंसेस करके 1970 में। सो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क रहे हैं। और इस क्लास में मैंने जो आपसे बात किया, उनके प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और उनकी जो है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को मैंने लेके बात किया। इस टेक्स्ट से जुड़ा हुआ कुछ मैटर मैंने नोट किया है, उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ मैंने नोट किया है। आई विल सेंड यू, आप उसको वहां से कर लेंगे। और हम लोग फिर जो है कल बात करेंगे। तो इन दिस वे वी हैव डन व्हाट, इन दिस वे वी हैव डन एफ आर लेविस, वी हैव डन आई ए रिचर्ड, वी हैव डन टी एस एलियट। और आपको ये तो मैं एक सरफेस स्टडी आपके साथ, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है तो बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक लाइन कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा कवर हो जाएगा उतना ही ज्यादा हम लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। ऐसा नहीं कि एक ही चीज को लेके बैठ जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं पर किसी तरह की उनकी थियरीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन शेयर विद मी, और मैं जो है आपसे उस पर जरूर बात करूंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो मैं भेज दूंगा आपको, जो मैटर मेरे पास है वो आप देख लीजिएगा। और एक चीज ये है कि कल मैं रास्ते में रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि अभी मैं कुछ सर्टेन नहीं कह सकता हूँ। तो अगर मैं रास्ते में रहूंगा तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा कि मैं क्लास लेने के एबल हूँ या नहीं। अगर आप लोग चाहें तो कल की क्लास हम लोग मॉर्निंग में कर सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो मॉर्निंग में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कल हम लोग मॉर्निंग की क्लास मॉर्निंग में आई थिंक कि 8 बजे से कर लिया जाए। 8 to 9, हाँ 8 to 9 भी हो सकता है, 8 to 45 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाना था, तैयारी आप लोगों को भी रहता है। तो कोई चीज छूटे ना, इस वजह से उसकी कंटिन्यूटी के लिए आवाज सही। तो ठीक है, मैं आपको मैं आपको जो है क्या करूंगा कि मैसेज मैं आपको डाल दूंगा जैसा जो भी होगा। जी मैडम। 8 से 9 में जो क्लास है उसको रोका जा सकता है, क्योंकि उसमें सिलेबस में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इन लोगों का जो अभी सिलेबस है वो पीछे चल रहा है, जिनका नुकसान ना हो इस वजह से ये प्लान बना रहे थे। मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, अब जैसा भी होगा ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। अगर 8 बजे का मैसेज पड़ा रहेगा तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और मैसेज नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, उस चीज को हम लोग संडे को कवर करेंगे। तो अमित भाई, मैं आज दूसरे दिन भी ये जानना चाहूंगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास में आइए रिचर्स को समझने में। हाँ हाँ, आपकी क्लास जो शाम को 7 बजे हो गई है, और मैंने कल भी कहा था, मैसेज भी मैंने बहुत पहले डाला हुआ था। और वैभव भाई आप बताइए, वैभव भाई। हाँ, कुछ चीजें जो है वो लेट हुई है, लेकिन उन दोनों टेक्स्ट पे आप अच्छे ढंग से कवर कर लिए थे मुझे लगता है। जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म था और जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, उस पे जो चीजें थी उसको आपने कवर कर लिया था कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का क्या मामला था, कितनी पोयम्स है, 13 पोयम्स है। उसमें से जो है 4 माइनर रही है, 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट रही है, लॉन्ग फेलो का एक पोयम रहा है। फिर उन्होंने इसको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक जो साइंटिफिक स्टडी
ऑफ द पोयम का तरीका एडाप्ट उन्होंने किया, जो बाद में प्रैक्टिकल जो न्यू क्रिटिसिज्म में भी जाके काफी कंट्रीब्यूशन। तो जितनी बातें उस टेक्स्ट से रिलेटेड थी कि पोयम को कैसे समझा जाए, टोन क्या है, रिदम क्या है, राइम पैटर्न क्या है, इन सबको लेकर के जो बात की, वो सब आप लोगों ने कवर कर लिया था। बाकी सारिका मैडम शुरू से ही रही, कोई ऐसा चीज नहीं रहा। खुशबू जी का रिस्पॉन्स लगातार मिल रहा था। रमा जी आपको कोई प्रॉब्लम? रमा जी? ठीक है, मैं आपको इसको जो है मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस पर टेक्स्ट को भेज दूंगा, उसके बाद मैं इस पे बात करूँ, सबके लिए मैं बात करूंगा, मैं लिखवा दूंगा। ओके, देन वी विल मीट। हाँ, अभी तुरंत तुरंत दोनों चीजें अभी भेज रहे हैं, एक ही साथ भेज रहे हैं। हाँ, ठीक।